हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन किया था। देन हमने कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं एंड कितने सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे सिलेबस में है। और इसमें से पहला वाला एटॉमिक रेडियस को हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया। तो आज हम लोग वापस इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं और एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एंड करेंगे इस लेक्चर में, दैट इज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, बोथ आर सिमिलर। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, दैट those properties, or better to say the physical properties of element which repeat themselves after regular interval of time in periodic table is called periodic property. periodic table में एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करते रहते हैं उसे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे कि लिथियम फैमिली में लिथियम का और सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का, इनका एक अलग अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। उसी तरह बोरोन फैमिली के मेंबर का अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सबका, ये एक जैसा क्यों होता है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। टॉप टू बॉटम एक पर्टिकुलर फैमिली या ग्रुप में हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस चेंज होता है। उसी तरह एक पर्टिकुलर पीरियड में भी एटॉमिक रेडियस चेंज होता है। ठीक है, ये चेंज क्या होता है और एटॉमिक रेडियस कहते किसको है। तो एटॉमिक रेडियस आप लोगों ने बोर्ड का जब हम लोग एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे ना, लास्ट चैप्टर आप लोग रिपीट करो, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे मैंने कहा था कि ऑर्बिट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स्ड होने का क्राइटेरिया था इसका mvr इज इक्वल टू h/2 ओके, और इसका रेडियस जो आता था वो प्रोपोर्शनल होता था n स्क्वायर का। मतलब जितना आप इसको डिस्टेंस जाते जाओगे, जैसे n इज इक्वल टू 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, जितना आप इसका डिस्टेंस बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे, उतना ऑर्बिट चेंज होगा। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, ऑर्बिट चेंज होने के साथ रेडियस इंक्रीज करेगा। रेडियस उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर एक रेडियस एक से दूसरे पे आप जंप कर रहे हो तो उसका रेडियस जो हो 4 टाइम्स हो जाएगा। समझे, स्क्वायर टाइम्स हो जा रहा है। अगर थर्ड पे जाओगे तो 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब 9 टाइम्स बड़ा हो गया थर्ड वाला रेडियस। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस सिंपल सा बोला जाए तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो मेरा है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। क्लियर। ये एटॉमिक रेडियस जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड 1 2 3 जो था हमारा पीरियड, उसमें लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस घटता है। और एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप से बॉटम में हम लोग आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसको हम लोगों ने डिटेल में क्लास में सीखा है। रीज़न मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। टॉप टू डाउन जाने में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने का वजह क्या था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ओके, ये जो नंबर ऑफ शेल्स है बढ़ रहा है। पहले ग्रुप में, एक ग्रुप में जो होता है, पहले पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसके पास पहला शेल ही होगा। दूसरे पीरियड में जो होगा उसके पास 2 शेल्स होंगे, मतलब पहला दूसरा। जो थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स होंगे उसमें 3 सेल्स होंगे। तो आप सेल्स बढ़ाओगे, और यहाँ मैंने क्या देखा कि आप जैसे ही इसका शेल बढ़ा रहे हो, ऑर्बिट बढ़ा रहे हो, इसका रेडियस बढ़ जा रहा है स्क्वायर टाइम्स। तो जितना आप ऊपर से नीचे आओगे इसका एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा ही। और एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट जब हम लोग जा रहे हैं, मान लो थर्ड पीरियड सोचो, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट में 3 ही सेल्स हो गए, सारा एलिमेंट में 3 सेल्स है। लेकिन जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं उसी सेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को थोड़ा समझते हैं। लास्ट क्लास इसको हम लोगों ने अच्छे से नहीं देखा था। ENC इसको कहा जाता है इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये होता है द नेट अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ इस न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन पावर जो हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो काम कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप लोग ध्यान से सोचो कि हम लोग एक ही पीरियड में, इसके लिए मैंने याद रखने के लिए बोला था, सपोज करो पीरियड 3 में है। इसका मतलब पीरियड 3 में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें 3 ही इनका सेल्स होगा। ले लेते हैं पीरियड 3 एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ले लो सोडियम से लेके क्लोरीन तक चले आओ, सोडियम से लेके क्लोरीन तक। ओके, तो जो सोडियम है उसका न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसके पास सेंटर में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। लास्ट में ऑर्बिट सिर्फ शो कर रहा हूँ, पहले में 2, दूसरे में 8, तो तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट ले लो आप बीच में से कहीं से एक, उसी पर्टिकुलर पीरियड में। तो मैंने एक सोडियम लिया, इसके बाद ले लो आप एल्यूमिनियम ले लो। ओके, इसी थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है ना? तो समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो एल्यूमिनियम देखो ग्रुप 13 में है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और क्लोरीन 17 में है तो उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो हो गया मेरा एल्यूमिनियम, ये था सॉरी सोडियम, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी 3rd है और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना था हमारा एल्यूमिनियम का? हेलो, यस यस, इट इज़ 13 एंड क्लोरीन इट इज़ 17। सो इसके अंदर 13 प्रोटॉन है और क्लोरीन जो है उसके पास यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, और लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन, 11 पॉजिटिव चार्ज और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पर 13 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, और यहाँ 17 पॉजिटिव चार्ज 7 नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं। ये ऐसा है ना मैग्नेट की तरह, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप जितना ज़्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ अट्रैक्शन कहाँ है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्लोरीन में है। मतलब मैं बोलूँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो क्लोरीन में है। इसीलिए क्लोरीन का अट्रैक्शन की वजह से इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। इसका साइज़ मैंने सॉरी बड़ा बना दिया, ये छोटा होगा, और सबसे बड़ा सोडियम होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम में और क्लोरीन में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा होगा सोडियम, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो जो बातें मैंने कही वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? कि लेफ़्ट टू राइट हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, इसके वजह से उसका साइज डिक्रीज हो रहा है। टॉप से बॉटम में हम लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग का एडिशनल सेल्स ऐड हो जा रहा है, इसी वजह से ये मैंने बता दिया। और इसका एक्सेप्शन जो था हमारा, एक्सेप्शन हम लोग का पढ़ना याद रखना होगा। एक्सेप्शन है नोबल गैस। नोबल गैस जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। इसका रीज़न ये होता है कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का पूरा फुलफिल्ड है और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो बहुत कम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये ऑब्वियस सा बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। दे आर इन्वर्सली रिलेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, वो है टाइप ऑफ कोवेलेंट रेडियस, सॉरी टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो डिपेंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस एग्जिस्ट। एक एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि नोबल गैस को तो छोड़ के बाकी सारे एटम्स जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयंस बनाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल बनाता है कोई एक पर्टिकुलर एटम, तो वो या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या आयोनिक बॉन्ड बनाता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उस चैप्टर में हमें इसे पढ़ना है।
तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड कोई बनाता है कोई एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से, जहाँ एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम अपना आउटर मोस्ट और जो ऑर्बिट है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। फिलहाल यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl जो है ऐसे, ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ जो बॉन्ड बनाता है दैट इज कोवेलेंट। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये इसमें क्या होता है कि एक एटम तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कैसे निकालोगे? तो इन दोनों एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं इनका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालो और इस डिस्टेंस का हाफ कर दो। तो ये जो डिस्टेंस का हाफ होगा ये होगा कोवेलेंट रेडियस। देखो वही लिखा हुआ है, हाफ द internuclear distance between two similar atom of any element which are covalently bonded to each other by a single covalent bond is called covalent radius. ओके, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसको नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट होना चाहिए, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये आपस में बॉन्ड हुआ है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकाल लो, ये d हो गया। तो ये जो हाफ है d/2 ये हो गया इसका एटॉमिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होता है? देखो, आयोनिक रेडियस मतलब आयंस जहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि NaCl में Na+ और Cl- एग्जिस्ट करता है। तो आयोनिक रेडियस में क्या हो जाता है कि किसी आयन के केस में जो आयन है, इस आयन का न्यूक्लियस से लेके इसके जो आयन बनने के बाद, ठीक है ना, आयोनाइज हो जाने के बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट बचा है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बचा है उसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस में अंतर क्या हो गया? वहां पे एटम हो रहा था, कोई चार्ज फॉर्म में नहीं। आयोनिक रेडियस में ये चार्ज्ड होता है, मतलब आयन बनने के बाद इसका हम लोग रेडियस निकालते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। देखो, कैटायन इज स्मॉलर बट एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एक्सप्लेन वाई। ओके, ये क्वेश्चन जो है कि मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सोडियम सोडियम प्लस और सोडियम माइनस, इन तीनों में किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसको आप एक्सप्लेन करोगे ऐसा क्यों? तो यहाँ बोल रहा है कैटायन इज स्मॉलर बट एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। मतलब इसमें अगर बोला जाए तो सबसे छोटा होगा Na+ और सबसे बड़ा होगा Na- और बीच में होगा Na। ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज फॉर योर होमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बुक पढ़ो, सर्च करो और मुझे बताना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब सेम न्यूक्लियर चार्ज, ओके, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सेम होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो द कैटायन विच विथ ग्रेट पॉजिटिव चार्ज हैज स्मॉलर रेडियस बट एनायन विथ ग्रेट नेगेटिव चार्ज हैज़ द लार्ज रेडियस। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। ये दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन करोगे नेक्स्ट क्लास में। सो रीड इट वेरी वेल। नेक्स्ट टाइप का जो बॉन्डिंग होता है वो होता है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स के बीच का जो बॉन्डिंग होता है ना, मेटल्स जैसे कि आपके होते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक। ये मेटल्स जो होते हैं ये आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो एक क्रिस्टल लैटिस की तरह बॉन्ड होता है। क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या? ये एटम जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल के बाद बैठ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज लैटिस स्ट्रक्चर। इस लैटिस स्ट्रक्चर में कोई दो नियरेस्ट नेबर जो एटम है, एकदम अड़ोसी पड़ोसी,
है ना, एडजेसेंट मेटल एटम बोलते हैं हम लोग। उन दोनों पड़ोसी के बीच का डिस्टेंस निकालो और उसका आधा कर दो तो वो हो गया मेटालिक डिस्टेंस, मेटालिक रेडियस हो गया। और लास्ट है वेंडर वॉल्स रेडियस। वेंडर वॉल वर्ड जो है ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में समझेंगे वेंडर वॉल फोर्स क्या होता है, पर थोड़ा सा सुन के रखो कि मान लो कोई मॉलिक्यूल जो है जिसके पास, जैसे कि दो मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे मान लो मीथेन और मीथेन या वाटर और वाटर, तो वाटर के दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो आपस में अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन, उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कोई ना चार्ज होता है ना कोई बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल भी आपस में बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत वीकली। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मीथेन, जो अभी मैंने कहा, जैसे सपोज करो मीथेन, एक मीथेन का ये मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मीथेन का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अब कोई बॉन्डिंग हो नहीं सकता, ना इनके पास कोई चार्ज है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो, पर फिर भी ये दोनों क्या होते हैं, आपस में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत वीकली, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ये वीकली अट्रैक्शन जो फोर्स है ना, इसी को वेंडरवाल फोर्स कहते हैं। So van der Waals force is nothing but the weak interaction force between the molecule. Okay? तो इसमें क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं उसमें जो नियरेस्ट दोनों का जो सबसे आसपास जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको पकड़ो, इसका डिस्टेंस निकालो और इसका डिस्टेंस का हाफ कर लो, तो ये हो जाएगा वेन डर वाल रेडियस। गॉट इट? तो इस लेक्चर में हम लोग अपना फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी तक रहने देते हैं। अच्छा, इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है तो मैं इसको कभी कवर कर देता हूँ, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो वहाँ क्वेश्चन है। तो ये कौन से स्पीसीज होते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने बताया। इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होता है। न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होने का मतलब इनका साइज जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे देखो सोडियम, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 12 होता है, तो अगर Mg प्लस में बोलूँ तो वो कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं सोडियम एंड Mg प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सेम हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अलग अलग है, क्योंकि सोडियम के पास होता है 11 प्रोटॉन और मैग्नीशियम के पास होता है 12 प्रोटॉन, है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 12 होता है ना, तो 12 प्रोटॉन होगा, इसके पास 11 प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज तो अलग अलग आना ही है। उसी तरह यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाने बोल देगा आपसे। फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस बोलेगा इसका 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताओ, तो आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। O2 माइनस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 एक्स्ट्रा आया है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाना है आपको। सोडियम का 11 होता है, इसमें Na प्लस एग्जिस्ट करता है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम के पास 12 होता है और Mg2 प्लस एग्जिस्ट करता है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। गॉट इट? आई होप समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। देन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है, इसको करेंगे, कवर करेंगे, एंड देन ट्रिक सीखेंगे, पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का, याद करने का ट्रिक सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। ओके देन, यहीं तक रहने देते हैं क्लास। थैंक यू।